दिस इज लेक्चर 1। हम डिस्कस करेंगे डेटाबेसेस के बारे में और डेटाबेस यूजर्स के बारे में। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो उसमें इंक्लूडेड है आपकी बेसिक डेफिनेशंस डेटाबेस की क्या फंक्शनैलिटी होती है। एक सैम्पल हम डिस्कस करेंगे कि अगर यूनिवर्सिटी के लिए हमने डेटाबेस बनाना है वो कैसा होता है, और डेटाबेस के डिफरेंट यूजर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस। टिपिकली डेटाबेस बहुत पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं। इवन जब हमारे पास शायद कंप्यूटर नहीं थे हम उस वक्त भी इस्तेमाल कर रहे थे। उसकी एक फॉर्म आपके पास डिक्शनरी की हो सकती है कि जो डिक्शनरी आप अपने घरों में इस्तेमाल करते रहे हैं। बेसिकली वो एक कंपाइलेशन है रिलेटेड, आपने जितनी इन्फॉर्मेशन थी किसी भी लैंग्वेज की डिक्शनरी की, वो सारे वर्ड्स आपने रिलेटेड वर्ड्स को आपने कंपाइल किया एक जगह पे और उनको स्टोर करके पब्लिश कर दिया। आपने वो खरीदी जब भी आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ज़रूरत पड़ी, कोई आपने वर्ड का मीनिंग देखना था, उस वर्ड के मीनिंग को जब आपने सर्च करना था तो आप डिक्शनरी ओपन किया आपने और उसको सर्च किया। सो एसेंशियली आप एक डेटाबेस को यूज़ कर रहे थे। फिर जब कंप्यूटर्स आ गए तो इन्हीं तरह के यूजेस को हमने डिजिटाइज कर दिया और हमने डिफरेंट टेक्सचुअल डेटाबेसेस बना दी। नंबर स्टोर करने तो उसके लिए डेटाबेस बना दी। अब नंबर स्टोर करने की एक बड़ी कॉमन एग्जांपल आपके पास आपके टेलीफोन डायरेक्टरी हो सकती है, जो कि कंप्यूटर्स पे भी अवेलेबल हो सकती है। आपके अपने मोबाइल्स के ऊपर कॉन्टैक्ट्स के नाम से ऐप होती है जिसमें सारे आपके रेलेवेंट जो आपके कंसर्न इंडिविजुअल्स होते हैं उनके नंबर्स आप स्टोर कर लेते हैं। सो अब आपके पास न्यूमेरिक डेटाबेसेस भी हैं, टेक्सचुअल डेटाबेसेस भी हैं, और ये काफ़ी पहले से स्टोर हो रही हैं और चली आ रही हैं ताकि इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर सकें। सिमिलर आपका केस आता है जब आपने कंप्यूटर के अंदर अगर लेट्स से एक फोल्डर में क्या क्या फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो अब आपने उसका टेक्स्ट स्टोर कर लिया कि इस फाइल का नेम ये है, इस फाइल का नेम ये है, और ये किसी स्पेसिफिक पाथ के ऊपर स्टोर की गई हैं। तो अगर आप इसको भी एक जगह पे कंपाइल कर रहे हैं तो दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट एज ए डेटाबेस। रिसेंटली हमारे पास जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं तो न्यू रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। पहले हमारे पास कैमरास कम होते थे और कैमरा से जनरली हमने सिर्फ तस्वीर लेके उसको प्रिंट कर लेते थे। लेकिन फिर अब ये आ गया कि अब उस कैमरे की पिक्चर को हम स्टोर कर रहे हैं, उसके प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। कैमरे की रेजोल्यूशन बढ़ गई है जिसकी वजह से अब जो इमेज हम लोग पिक्चर लेते हैं उसकी साइज़ ज़्यादा होता है। वीडियो की क्वालिटी की हम बात करते हैं 1080p HD 720 पिक्सल्स। तो ये अब आपके पास डिफरेंट वैरायटीज आ गई जिसके अंदर आप मल्टीमीडिया की जो आपके पास डिफरेंट कंटेंट है उसको स्टोर कर सकते हैं। इसमें सिमिलरली आपके पास साउंड आ जाती है। अब साउंड के लिए भी आपके पास देयर कुड बी अ रेंज ऑफ क्वालिटीज कि आप कितने बाइट्स पर सेकंड वाले जो ऑडियो फाइल्स हैं उनको स्टोर करना चाह रहे हैं फॉर वट एवर पर्पजेज। ट्रांसलेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि ऑडियो फाइल्स की ट्रांसलेशन जो ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्शन में भी और ट्रांसलेशन में भी दोनों में यूज़ किया जाता है कि वो चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं, क्या वो टेक्सचुअल फाइल है और वो किसी ऑडियो फाइल के साथ रिलेट कर रही है। इसकी एक कॉमन एग्जांपल वीडियोस की सबटाइटल्स हो सकते हैं कि सबटाइटल की फ़ाइल असल में इट्स लाइक ए टेक्स्ट फाइल और वो आपकी मल्टीमीडिया यानी वीडियो के साथ शिप की जाती है। और जो प्लेयर्स होते हैं, मीडिया प्लेयर्स होते हैं डिफरेंट, वो जब उसको प्ले करते हैं तो वो इंटरप्रेट कर लेते हैं कि कौन से मिनट के ऊपर जो वीडियो चल रही है किस मोमेंट पे कौन सी फाइल को मैंने रीड कराना है, कौन सा जो टेक्स्ट है वो शो करना है सबटाइटल्स में से। तो अब उस सारी चीज़ को स्टोर करना है आपने, उसके लिए आप मल्टीमीडिया डेटाबेस यूज़ करेंगे। फिर आपके पास जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आ जाते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि जहाँ पे हमें क्वाइट फ्रीक्वेंटली अपनी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को यूज़ करना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आप जिसको कह सकते हैं कि अच्छा, एक तो नेविगेशन के लिए रॉकेट्स को यूज़ करना पड़ता होगा, स्पेसशिप्स के हवाले से बात की जाए। सैटेलाइट्स को यूज़ करने पड़ते होंगे क्योंकि सैटेलाइट्स ने अपनी ट्रेजेक्ट्री एडजस्ट करना है, अपना पाथ एडजस्ट करना है। अगर उसके अलावा एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नाउ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ज़मीन के हवाले कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इट कुड बी डिफेंस सिस्टम्स।
मतलब वो रेडार्स भी हो की बेस पे आप जब अगर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन डिटेक्ट करना और आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो दैट कुड बी वन ऑफ द यूजेस। आप अगर मिसाइल सिस्टम की बात करें तो डिफेंस सिस्टम के अंदर ही आ जाता है। मिसाइल्स के अंदर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देर कुड बी सिनेरियोज की जो अगर आप डेली यूज़ की बात करते हैं तो आपके पास गूगल मैप्स की एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं फॉर नेविगेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब आपको रास्ता नहीं पता कि आप अपने घर से उस स्पेसिफिक पॉइंट तक कैसे जाएंगे, तो आप गूगल कर लेते हैं और गूगल मैप्स आपको रास्ता बता देता है कि अगर लेट्स से इफ़ यू हैव अ कार तो दिस इज़ द बेस्ट रूट टू टेक। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि आई इंटेंड टू वॉक, तो वो फिर आपको बताता है कि आप यहाँ से लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लॉन्ग रूट यू शुड एंटर दिस स्पेसिफिक पार्क लेट्स से एंड एग्जिट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक गेट, तो आपको इट विल बी शॉर्टर एंड मोर कन्वीनियंट। डेटा वेयर हाउसेस एक रिसेंटली फिर ट्रेंड आ गया कि जी जब डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो गया तो अब हमने कहा कि लेट्स से अब डेटा तो बहुत ज़्यादा है एंड वी नो फॉर श्योर कि पहले तो ये डेटा यूज़फुल था, लेकिन अब हम इस डेटा में से यूज़फुलनेस को रिटेन करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट स्टोर इट ऑन द डेटाबेस सर्वर्स, क्योंकि फिर डेटाबेस सर्वर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि दिस डेटा इज़ ह्यूज एंड इट एक्सटेंड्स टू मल्टीपल ईयर्स। कई साल का डेटा है, इट कुड बी के 2 डेकेड्स का डेटा हो। तो ये जब ऐसी सिचुएशन आई तो फिर डेटाबेस सिस्टम्स को फिर हमने फर्दर इवॉल्व किया और डेटा वेयर हाउसेस बनाए जहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। दिस इज़ द सेम थिंग जिस तरह हम कहते हैं कि एक वेयर हाउस क्या होता है, किसी फैक्ट्री का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप रॉ मटेरियल भी स्टोर कर सकते हैं या फिनिश्ड गुड्स भी स्टोर कर सकते हैं फॉर स्टोरेज पर्पजेज, और बाद में आप उसको अपनी आउटलेट के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो दिस इज द सेम काइंड ऑफ थिंग कि डेटा वेयर हाउस में आपके पास वो डेटा मौजूद है जो पुराना पास्ट का डेटा है, और आप उसको डायरेक्टली तो फ्रीक्वेंटली यूज शायद नहीं करते, बट you want to use it for gaining insights into the users। पुराना जो लार्ज लेवल का डेटा है उससे आप यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्यूचर फोरकास्टिंग कि लेट से हमारा बिजनेस अगले 2 साल में कैसा चलेगा, व्हाट इज़ द रेवेन्यू दैट वी एक्सपेक्ट इन लेट्स से नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट क्वार्टर। तो ये सारे आपके पॉसिबल यूजेस हो सकते हैं डेटा वेयर हाउस के। Other than that, we have real-time and active databases and some many other applications also। ये रियल टाइम वाली डेटाबेसेस आपकी कौन सी हैं जी, कि आप जहाँ पे इवन मिली सेकेंड्स में इंफॉर्मेशन को फेच करके उसकी बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, अब न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है और उसी की बेस पे फौरन से डिसीजन हो रहा है। तो रियल टाइम डेटाबेसेस की एक एग्जांपल आपका ऑटोमेटेड कार सिस्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आपके रियल टाइम के अंदर ही आपके एक जो मिसाइल है उसने अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है ताकि आपका मौसम जितना भी चेंज हो, लेट्स से इट्स द वेदर इज रफ, तब भी वो अपनी डेस्टिनेशन को अचीव करे और अपना जो गोल टारगेट था वहां तक पहुंच जाए। तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स को रियल टाइम में अकाउंट फॉर करते हुए यूजिंग द सेंसर इंफॉर्मेशन, ये रियल टाइम डेटाबेसेस उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगी और फिर वो आगे कम्युनिकेट करेंगी टू द रिस्पेक्टिव हार्डवेयर। बेसिक डेफिनेशन डेटाबेस की, डेटाबेस कहते हैं जी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। आपके पास कुछ डेटा है और वो आपस में रिलेटेड है, तो आपने उसको कलेक्ट करके कहीं पे स्टोर कर दिया, अब ये आपके पास डेटाबेस है। एज वी हैव डिस्कस्ड द एग्जांपल, एक हमने बात की थी कि डिक्शनरी होती है, ठीक है, ये आपके पास कलेक्शन थी। इस डिक्शनरी का जो कॉन्टेक्स्ट था, सारे वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट था, वो एक लैंग्वेज थी। लेट्स से इंग्लिश की डिक्शनरी है तो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है सारे वर्ड्स, ठीक है। मे बी दे हैव बीन बोरोड फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज, लेकिन नाउ दे आर आल्सो बीइंग यूज्ड इन इंग्लिश। तो ये इसका एक कॉन्टेक्स्ट था कि सारे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड थे और फिर उनको आपने कलेक्ट करके एक जगह स्टोर कर दिया तो वो डिक्शनरी बन गई। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं डायरेक्टरी की, टेलीफोन डायरेक्टरी की, तो उसके अंदर फ़ोन नंबर्स आ जाते हैं। ये जो फ़ोन नंबर्स होते हैं ये भी रिलेटेड हैं। क्यों? कि भाई आप कह रहे हैं कि लेट्स से कि दे आर फोन नंबर्स ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या एक
किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने जितने भी टेलीफोन नंबर सेल किए हैं ये उनकी डिश डायरेक्टरी है. सो इट मे वेरी फ्रॉम स्कोप, लेकिन जनरली स्पीकिंग आपके पास वो कलेक्शन किसी ना किसी तरह आपस में रिलेटेड है. तो ये आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है डेटाबेस की. डेटा है क्या? अब ये सवाल आता है. तो डेटा बेसिकली कोई भी जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और आप उनको स्टोर कर सकते हैं और उनका कोई मीनिंग है, तो जब आप उन्हें उसको फिर आप कहते हैं कि यार ये चीज़ डेटा है. अब वो established फैक्ट क्या हो सकता है? इन द केस ऑफ डिक्शनरी द established फैक्ट इज दैट स्पेसिफिक नंबर, दैट स्पेसिफिक वर्ड जो किसी लैंग्वेज का है. डायरेक्टरी के केस में वो किस बंदे एक फ़ोन नंबर और उस फ़ोन नंबर के ओनर की इंफॉर्मेशन, लेट्स से कि इसका नाम क्या है या ये किस ऑर्गेनाइजेशन में किस ऑफिस में इंस्टॉल किया गया है ये नंबर. इसी चीज़ को अगर आप फर्दर एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो आपका इंडिविजुअल लेवल पे एक CNIC नंबर बना दिया गया है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जिसका मकसद ये है कि वो आपको आइडेंटिफाई करने में फैसिलिटेट करे कि पूरी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जब वो आप एक इंडिविजुअल को किसी वजह से आइडेंटिफाई करना चाहें तो वो CNIC की बेस पे आइडेंटिफाई कर सकें. तो अब वो CNIC का एक इनहेरेंट मीनिंग बन गया कि ये एक इंडिविजुअल का आइडेंटिफायर है, तो अब वो भी रिकॉर्ड हो सकता है. नाउ रिकॉर्डिंग ऑल द CNICs दैट इज आल्सो डेटा. आप कर सकते हैं उसको रिकॉर्ड. डेटा बढ़ रहा है. अब वो डेटा जो कि बढ़ रहा है तो आपका डेटाबेस कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है. अब उसको मैनेज करने की ज़रूरत है. तो जो सिस्टम डेटाबेस को मैनेज करेगा वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा एंड इट्स कॉल्ड आल्सो रेफर्ड एज DBMS. अब उसमें सॉफ्टवेयर हो सकता है जो एक एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है एंड इट कुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स कमिंग टुगेदर टू फैसिलिटेट के वो डेटा की क्रिएशन और उसकी स्टोरेज और मेंटेनेंस को फैसिलिटेट कर सके. सो ये आपके पास एक कंप्लीट DBMS का पैकेज बना.